बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब आपको बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं, इसलिए आप यहां पर आते हैं। और आज का दिन तो बहुत बड़ा है व्यूअर्स। आज देश की संसद में, वो भी नई नई संसद के अंदर मिल गए हैं स्पीकर साहब ओम बिरला जी, और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्षी नेता बन गए हैं राहुल गांधी जी। और उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी जी और मोदी जी साथ साथ चल के ओम बिरला जी को उनके आसन तक पहुंचा के आए, वहां पर उनको आसीन करा करके आए। और उसके बाद दोनों ने हाथ भी मिलाया, शायद नहीं तो खैर ओम बिरला जी से तो मिलाया ही था। बहरहाल आज जितनी बड़ी खबर यह है कि देश को स्पीकर मिल गया, उससे बड़ी खबर यह है कि देश को लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया। राहुल गांधी जी ने पहली बार अपने जीवन में, या यूं कहिए सार्वजनिक जीवन में, 20 साल से तो वो सांसद ही है ना, पहली बार वो किसी आधिकारिक पद पर आसीन हुए हैं, किसी फॉर्मल पोस्ट पर पहली बार वो आए हैं। इससे पहले वो जो कुछ भी थे, वाइस प्रेसिडेंट हुए या एनएसवाई में कुछ हुए, या अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट मैनेजर अपनी पार्टी में होते थे, या एक सांसद थे। अब इस पहली बार है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनको मिली है, लीडर ऑफ अपोजिशन। कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है भाई, और बहुत काम करना पड़ता है विपक्ष के नेता को। हाउस के अंदर बहुत उनको रेगुलरली जाना पड़ता है। अब राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। और लेकिन जो लोग उनको पसंद नहीं करते वो कह रहे हैं कि राहुल जी जिम्मेदारी निभा ना पाएंगे, और जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते वो कह रहे हैं अब देखो राहुल कैसे चढ़ेगा, अब देखो राहुल गांधी लोगों की नज़रों में कैसे आता है। 5 साल के बाद देखना, वो 2029 में बता देंगे। अभी से 2029 की बातें होने शुरू हो गई हैं। बहरहाल ये सारी बातें तो आज होती रहेंगी। हमारे मेहमान आज के शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाह जी बहुत स्वागत है आपका। शपथ आपको आपके सामने दोहराऊंगा नहीं, आप पहले एक बार आ चुके हैं। मैं आ चुका हूं, 2 एपिसोड कर चुका हूं। हाँ, पार्टी वाला आपने वो नहीं पहना है, वो मैंने हटा दिया है। आज केवल कुरुक्षेत्र मोड में आ चुका हूं। पर आप कुरुक्षेत्र मोड में हमेशा शायरी से शुरू करते हैं। शायरी, आज की शायरी बड़ी खतरनाक है, तो इरशाद। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। देखिए साहब, शायरी आपने, मैंने सोचा था कि नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये शायरी जो है जा किस ओर रही है। वो जनता देखेगी किस तरफ जा रही है। नहीं जनता देखेगी। हाँ, बोलिए तो हम तय करेंगे, आप शेर फरमाइए। जनादेश थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को। आज के एपिसोड पे पूरी तरीके से फिट बैठता है। ये पहले वॉल पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, कौन क्या लिखा है, कौन राहुल। जिसने बोला था कौन राहुल, याद है आपको? एक इंटरव्यू के दौरान, और विरोधी चैनल का है तो इसका नाम नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए, एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बोला कौन राहुल, तो आज सब लिख रहे हैं पता चल गया कौन राहुल, पता चल गया कौन राहुल था। ये पहला शेर आपके सामने, हाँ, एलओपी राहुल, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल। पहला शेर बताइएगा किस ओर है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। अब बताइए साहब किस ओर था ये? मैं बस थोड़ा तुम्हारी सीटें नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे जरा सा अगले वाला सुनिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। अब ये थोड़ा सा लिटरली मत लीजिएगा इसको, ठीक है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली सीट पे। पहली सफ मतलब पहली पंक्ति में, पहली कतार में। कौन बैठा आज पहली कतार में, आपको मालूम है? पहली कतार में कौन बैठा आज पार्लियामेंट में? राहुल गांधी बैठे पहली कतार में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। एक और इसमें ऐड किया जा सकता है। बताइए। हम तो जानते हैं इस जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने बिल्कुल किसी दूसरे शायर का शेर मार दिया। नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर मैं मैंने पढ़े, ये शबीना अदीब जी के शेर थे। आपने एक विशेष बात की। आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अधिकृत संवैधानिक पद पर ये आसीन हुए हैं। अभी तक तो संवैधानिक पदों को पीछे से चलाने का कार्यक्रम होता था, आज अकाउंटेबिलिटी के साथ बैठने का कार्यक्रम आया है। और जब बैठेंगे तो इस जन्नत की हकीकत जो है सामने आ ही जाएगी। और देखिए आ भी गई। अब देखिए, नंबर थे नहीं, नियत थी नहीं, परंतु स्पीकर पर चुनाव और कॉन्टेस्ट हो जाए, क्योंकि ईगो आगे आ गया। ईगो के लिए चुनाव करवाना था, फिर पीछे हट गए चुनाव से पहले। के सुरेश का मतलब किस प्रकार से एक दलित का अपमान किया गया। और केवल यहां तक बात नहीं है, अब इसके पीछे की सियासत देखिए। आपने देखा तुरंत कुछ लोग, आपने बोला नई नई शोहरत आई है, तो टीएमसी ने भी बता दिया कि भाई नई नई शोहरत आई है। अभिषेक बनर्जी ने क्या बयान दिया कल कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया, तो तुरंत कॉल करना पड़ा, और कॉल करना पड़ा। और आज जयराम रमेश जी कहते हैं डिवीजन ऑफ वोट मांगा ही नहीं, अभिषेक ने बोला डिवीजन ऑफ वोट मांगा था। वो कह रहे हम तो आज समन्वय चाहते थे, हम चाहते थे कि समन्वय तो कैंडिडेट क्यों दिया फिर?
हाँ नहीं, हमने उन्होंने कहा पहला दिन है, हमने हमें लगा कि समन्वय होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए, इसलिए हमने डिवीजन दिया, हमने वोटिंग की मांग नहीं की, ये उनका कहना था। नहीं, पर अभिषेक बैनर्जी ने कुछ और बोला। और देखिए अभिषेक बनर्जी टीएमसी वाले कह रहे थे, ममता जी के भतीजे जो हैं वो ये कह रहे थे नहीं, अगर एक भी आदमी वोटिंग की मांग करता है तो स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ती है, और हमने वोटिंग मांगी। नहीं, पर मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, इसको थोड़ा गहराई से समझिए। आज पहला टेस्ट था राहुल का, और पहले टेस्ट में राहुल के पास आंकड़े नहीं थे, के सुरेश वाला मामला तो पीछे हट गया, ये तो जी भी नहीं लगाते। और नहीं राहुल, देखिए ऐसा है कि इंसान से नहीं, मुझे लगता है कि सॉरी मजाक कर रहा था। नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जी जो रिस्पेक्ट होती है वो कमांड होती है, वो डिमांड नहीं होती। तो रिस्पेक्ट जब कमांड करेंगे तो जी भी लग जाएगा, अब डिमांड करेंगे पद के हिसाब से जी बोल ही देते हैं हम लोग। पर मैं ये कह रहा हूं, और जो कहे कि किसी पर चप्पल फेंकना ठीक होता है, मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को कितना सम्मान दिया जा सकता है वो एक अलग विषय। अब आप मानिए ना मानिए, प्रधानमंत्री के सामने बैठा करेंगे जब संसद बैठेगी। नहीं, बैठना ही चाहिए, बैठना ही चाहिए, और सामने उनको इन चीजों में प्रतिभाग भी लेना पड़ेगा। अब ये 50% वाली अटेंडेंस से काम नहीं चलेगा, अब सवालों का जवाब दिए बगैर भागने से नहीं होगा। बिल्कुल, शांतनु जी ने हर कॉफी विद कुरुक्षेत्र में कुछ और बोला ना बोला हो, राहुल की अटेंडेंस, अखिलेश की अटेंडेंस 5 किलोमीटर भी नहीं है इनका घर दूर, पर ये आते नहीं है। तो आज अभिषेक बनर्जी की 13% थी पिछली लोकसभा, बताइए 13%, मतलब आप समझ सकते हैं इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था भाई, हमारा तो अच्छा। पर आज थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, एलओपी राहुल के हासिल क्या हुआ? उन्होंने एक चुनाव कराने की चेष्टा की, उससे पीछे हट गए। ऐसा साबित हुआ कि वो सीरियस नहीं है किसी भी विषय को लेकर, ईगो में आकर वो डिसीजन लेते हैं, और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यदि कोई दलित व्यक्ति को एक अगर टूल की तरह इस्तेमाल करना है तो वो भी ठीक है। और टीएमसी और एनसीपी और बाकी नेताओं के साथ कितना समन्वय है उसकी भी पोल। अब ये आपकी पॉलिटिकल स्पिन है शहजाद, ठीक है। और क्या वो कह रहे हैं हमने दलित को लड़ाया था स्पीकर पोस्ट के लिए, आप मान जाते हैं? अच्छा, तो कोई ऐसी पद पे नहीं लड़ाते जो जीतने वाले हैं, हमेशा दलित को वहीं आगे कर। यूडीएफ का चेहरा क्यों नहीं बना देते 2026 के लिए? सौरभ भाई ये ना ट्रेंड रहा है, एलओपी क्यों नहीं बना देते दलित को? सौरभ भाई ये ट्रेंड रहा है, जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर जब भी इन्हें पता है हम हारने वाले हैं, सुशील कुमार शिंदे का केस देख लीजिए, मीरा कुमार का केस देख लीजिए, अब ये वाला केस देख लीजिए, जब भी इन्हें लगता है कि तुम हारना ही है तो एक दलित चेहरा हाई कर दो, वो टोकनिज्म भी हो जाएगा और जीतने वाला तो है भी नहीं। और जब हम एलओपी बनाइए ना, फिर अगर आपको इतनी दलित राजनीति करनी तो एलओपी बनाइए। तो ये बिल्कुल उनका खास पॉइंट है कि जब भी इनको पता है सीट हारने वाली है, एक रख दो, हम दलित दलित भी कह देंगे और जीतेगा तो है नहीं कैसे भी। तो ये ट्रेंड है उनका। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आज? कांग्रेस पार्टी कह रही है जैसे मुझे किसी ने कहा जब कुछ अच्छा होता है ना तो अच्छा ही अच्छा होता रहता है। अब राहुल जी का अच्छे दिन राहुल जी के शुरू हो गए, राहुल गांधी के एलओपी बन गए हैं। अब थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, जनता कहीं और पहुंचा देगी। नहीं देखिए, अच्छा हो, इसमें कोई मतलब देश के नेता हैं ये सब, वो भी राहुल गांधी भी नेता हैं, और अगर लड़ भिड़ के कहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी यही है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि जमीन से उठ के आना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल तो लोगों के मन में होगा, और पहली बात तो ये कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मतलब राहुल गांधी जो है वो एकदम से आज, मुझको तो अच्छा लगा, मैंने कहा भी ना कि कई कदम साथ चले तो ठीक लगा। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है नेता और उसके सामने जो नेता है उनके बीच में इतनी कड़वाहट, इतनी कटुता, हालांकि वो खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं, दोनों में से कोई मानने वाला नहीं, लेकिन चाहे संसदीय परंपराओं को निभाने के लिए, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आपको ये होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी, जब वो कह रही थी कि दलित को हरा दिया, दलित को हरा दिया, तो ये वाला आर्गुमेंट भी बिल्कुल दुरुस्त चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही जहां जिसको अवसर मिलता है वो अपनी राजनीति के लिहाज से लोग करते हैं। मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, तो मीरा कुमार जी को बनाया लोकसभा अध्यक्ष, इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, महिला भी। और लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब आप इस तरह से हारने वाली जगह पर किसी को ले आकर और उसके बाद दलित दलित चिल्लाते हैं, तो ये संदेह होता है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ उसको हराने के लिए, और हार जाए तो उसकी सिंपैथी के लिए कर। और सीरियस के सुरेश जी को क्या पद देना चाहती थी कांग्रेस? प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती थी भाई, कोई नहीं बनाया। आप प्रोटेम स्पीकर के लिए भी नहीं माने? नहीं, क्यों मानना? ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, प्रोटेम स्पीकर का बड़ा क्लियर है कन्वेंशन, ये है कि जो कंसेक्यूटिवली सीनियर मोस्ट एमपी होता है उनका अधिकार होता है। पिछली लोकसभा में मेनका गांधी
8 बार की सांसद थी, पर वो नहीं बनी, खटीक साहब बने क्योंकि वो कंसेक्यूटिवली थे पहले तो। और कन्वेंशन की बात है तो मुझे बताइए कि आज जो डिप्टी स्पीकर के कन्वेंशन की बात करते हैं, परंपरा शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ये कल के चर्चा में आया था। ये परंपरा शब्द से मैं पी फॉर पक गया था। ये पी फॉर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। नहीं, पर पी फॉर परंपरा, पी फॉर परिवार ने क्यों नहीं अपनाया भाई? नेहरू जी ने परंपरा नहीं अपनाई, इंदिरा जी ने नहीं अपनाई, P for- तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल कहीं नहीं अपना पी फॉर परिवार से पी फॉर प्रियंका जी भी आ जाएंगे अब तो राहुल जी के साथ। नहीं, वो सारे आए, पर पी फॉर प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। और प्रतिस्पर्धा ऐसे है कि अखिलेश जी नीली वाली के साथ तो कोई लाल वाली के साथ, कोई हिंदी में बोले तो कोई इंग्लिश में बोले। अब राहुल जी सारी बातें इंग्लिश में बोल रहे हैं क्योंकि पता है हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ठीक है ना, ठीक है। इसको आप क्यों- ये बात मैं तो कह रहा हूं अच्छा मेरे है ना। दिमाग में भी आई थी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, इटालियन में बोले जो उनको कंफर्टेबल है उसमें बोले। देखिए इन्होंने फिर राजनीति नहीं, अब इटालियन में क्या गलत बात है? अभी भूल तो नहीं पाएंगे ना कि प्रवक्ता देखिए, हैं जब ये। पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन सुन सकते हैं तो इटालियन में भी इटालियन बोलेंगे। वो तो देशद्रोही कृत्य है। अच्छा हुआ क्या, एक देखिए, सेकंड, वो अच्छा मैं अच्छा, बहुत इस समय अच्छे नोट पे आ स्पष्ट गए। कह दूं। राहुल गांधी जी ने आज जब स्पीकर साहब के उनके जब वो पद पर आ गए उसके बाद सब लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, फिर राहुल जी ने एज लीडर ऑपोजिशन बोला, तो वो अंग्रेजी में बोले और अच्छा बोले, अच्छा बोले। आप सुनिएगा उसमें मतलब कैसा कुछ नहीं, नहीं। इसलिए अच्छा बोले क्योंकि जिस भाषा में वो सोचते उस भाषा में बोले। यस, यस, उनकी नेचुरल लैंग्वेज हिंदी नहीं, हिंदी नहीं। भारतीय भाषा उनकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। मतलब सोचते हैं अंग्रेजी में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं इंग्लिश में या जो भी भाषा में सोचते हैं वो नॉन बार भारतीय बार भाषा है इटालियन जिसमें इटालियन वो कर सोचते रहे हैं। उनको आती है इटालियन? हाँ, बिल्कुल आती है। क्या आपको नहीं लगता उनको इटालियन आती है? उनका परिवार मदर टंग तो से है। बल्कि इटालियन पर ही मेरी है। बात दूसरी है, अब जो है वो केवल एक नेता पार्टी के नहीं रहे जिसको आप हाइप करके चला सकते काम। अब वो संपूर्ण विपक्ष के चेहरे हैं। और संपूर्ण विपक्ष का जो चेहरा होता है वो फ्लाइंग किस भी नहीं दे सकता पार्लियामेंट में, वो आंख भी नहीं मार सकता, वो गले भी नहीं मिल सकता, वो संपूर्ण विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी कृत्य और भाषा में अंतर नहीं रख सकता। उदाहरण के तौर वीडियो भी नहीं बना पाता। उदाहरण के तौर पर आज उन्होंने स्पीकर साहब को कुछ हिदायतें दी कि स्पीकर साहब केवल और केवल जो है वॉइस ऑफ ऑपोजिशन को दबाकर एफिशिएंसी नहीं ला सकते। ये बहुत अच्छी बात की। तो ये बात क्या तमिलनाडु में लागू होती है जहां पर नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया गया, पूरे सस्पेंड कर दिया सेशन के लिए? अब आप दो दृश्य देखे, दर्शक देखे दो दृश्य। आज एक दृश्य वो कि नरेंद्र मोदी जी की जो छाती कम करने की बातें करता है, नरेंद्र मोदी जी ने उनको आगे बढ़ने दिया, बोला आप जाकर हाथ मिलाइए और उनको आसन तक ले जाइए। ये एलओपी के साथ एक व्यवहार केंद्र में, और तमिलनाडु के एलओपी के साथ केवल वो कलकुरुचि की बात रख रहे थे तो उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। और जय संविधान कहां है? 140 सांसदों को किसने किया था सस्पेंड? नहीं, वो 140 सांसदों के एग्जैक्टली रूल कृत्य से भी हुआ था, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, रूल से हुआ था। देखिए वो कम रूल से से कम- हुआ था, आप टेबल पे चढ़ जाएंगे, आप वेल पे आ नहीं, जाएंगे, सौरभ पन्ने जी, फाड़ेंगे, तो सौरभ आप जी, रूल उसका कम रूल से है। कम वो पार्टी इसके बारे में ना बोले जिसने पूरे संपूर्ण विपक्ष को जेल में डाल दिया था। मुलायम सिंह यादव, लालू जी, चरण सिंह जी को जेल में डालता। आज जब इमरजेंसी का रेजोल्यूशन आया तो मुझे बताया जाता है राहुल जी बार बार अखिलेश जी की ओर देख रहे थे, अखिलेश जी खड़े नहीं हुए उसका विरोध करने के लिए। कहां से आ गया अचानक रेजोल्यूशन? आज मुझे बताइए जरा। क्यों आज नहीं सब आ लोग रहा? जो है वो कल उसका सहमति, भारत परंपरा, की संसद समन्वय, में आज 26 सब। जून नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो कल हो गया था ना। नहीं, वो तो कल प्राइम कौन सा मिनिस्टर ने वो जब पहली बार संसद में जाने तभी बोल दिया था। 11 साढ़े 11 के समय आप लोग emergency जानबूझ के आज वो रेजोल्यूशन लाया गया ना। मुझे एक बात बताइए कि क्या भारत की संसद जब 50 वर्ष पहले संसद और संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म किया गया, उसके ऊपर भारत की संसद रिफ्लेक्ट भी ना करे? आपका ये तर्क है क्या? नहीं, उस पर मैंने किसी ऑपोजिशन नेता की बात सुनी, वो कह रहे थे अच्छा आपने कहा कि नहीं, कांग्रेस क्या इमरजेंसी का सपोर्ट कर रही है? स्पीकर क्या? साहब ने क्या बोला कि पूरा सदन इसकी निंदा करता है। नहीं करना चाहिए। किया ना, तो अब किसी ने किसी को लगा होगा हम नहीं कर रहे निंदा, हमको खामखा अपने साथ में ले लिया। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इमरजेंसी के साथ है ना। कह रहे हम पहले माफी मांग चुके, इंदिरा जी कह चुकी हैं गलत, सवाल मैंने वो नहीं गलत है। किया था। आज 50 वर्ष हो रहे हैं जब इस घटना को, तो क्या हम लोग पार्लियामेंट को इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए? पार्लियामेंट बहुत चीजों पर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमारी आजादी के बाद संवैधानिक इतिहास में सबसे काला अध्याय था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसमें मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं। मैं अखिलेश जी का, डीएमके के टीआर बालू का धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस ने जो विरोध किया इस रेजोल्यूशन का, उन्होंने उसमें साथ नहीं दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो स्वयं जेल गए थे। आपको पता है एमके स्टालिन को जब जेल में डाला गया था तो डीएमके के एक कार्यकर्ता की जान गई थी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव तो 19 महीने जेल रहे, और लालू जी ने तो बेटी का नाम हमें ही नहीं रख दिया। क्या मैं तो धन्यवाद उन सबके बच्चे आज पार्लियामेंट में, नहीं, अच्छी बात है। कांग्रेस इंदिरा जी परिवार- के पोते कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस के साथ कांग्रेस हैं। के साथ। वैसे गिराना चाहिए इंदिरा जी के पोते और मुलायम सिंह जी के बेटे, बहू, और इनके अलावा और किनका नाम लिया उन्होंने भी? लालू जी लालू जी के के बेटे, बच्चे, लालू जी के बच्चे, डीएमके के नेतागण, डीएमके के नेता सब हैं और सब एक साथ हैं आज। सही बात है। पर कम से कम आज जब एक सिद्धांत की बात आई तो वो
अपने जो राजनीतिक अलायंस से हटकर राष्ट्र और संविधान के लिए खड़े हुए हैं। मुझे उसका गर्व है। अरे वो कहते हैं कि आप लोग 10 साल में रिफ्लेक्ट करो, पहले 10 साल में क्या किया, 50 साल पीछे चले जाते हैं आप, 10 साल का तो हिसाब किताब मुझे दे दो। लगता है इस प्रकार के तर्क जो होते हैं कि हम लोगों ने तो घोषित लगा दी, आप अघोषित लगा रहे हैं, मतलब कि इमरजेंसी। घोषित आपातकाल का जश्न मनाने वाले अगर ये लोग हैं तो मुझे लगता है फिर उनको संविधान की कॉपी अपने हाथ में नहीं रखनी। अच्छा चलिए, अब एक काम, आज एक हम लोग जैसे कल हमने एक बार क्विज किया था ना, क्विज तो नहीं लेकिन एक एक सवाल आप सभी तीनों से, आप सबको एक एक खूबी बतानी है राहुल जी की। इतना वाला टफ ऐसा नहीं है ऐसा राहुल। सपाट फेस बना दिया जैसे नहीं पता नहीं नहीं क्या देखिए, पूछ लिया मैंने इनसे। मतलब मुझे अगर खूबी कहें कोई भाव ही नहीं है। तो मैं तो बता बड़ी सकता खूबी तो मुझे यही लगती है ना कि आप लगातार हारते जाएं लेकिन आपका आत्मविश्वास बड़ा जबरदस्त है। सही, ये छोटी खूबी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और सचमुच 99 पर इतना खुश वही हो सकता है जिसको ये एहसास उस तरह से ना हो। क्योंकि देखिए किसी को भी, आप ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तो कहता हूं, चलिए लोग कहते हैं कि भाजपा 2 पे रही, 3 पे रही, 5 पे रही, सब उसके जीवन में हुआ है और तब खैर दूसरा इकोसिस्टम था। लेकिन सोचिए आप जरा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जब 50, 60, 70, 80 थे या 90 थे या 100, 120 यहाँ तक कि 140 पे भी थे तो इतना आत्मविश्वास दिखता था आपको? तो मैं सबसे बड़ी खूबी तो यही मानता हूं कि हारते रहो लेकिन फिर भी आत्मविश्वास जबरदस्त है। और आज मैं ये मानूंगा, मैं इसको बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा एप्रीहेंशन तो मन में आ ही जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी, जैसे हम लोग क्या तो कहा ही जाता है कि लड़का थोड़ा नहीं मान रहा है, शादी ब्याह हो गया, सुधर गया, थोड़ा जिम्मेदारी का बोझ है। शादी कहाँ हुई? नहीं मैं कह रहा मैंने कहा हूं हो गई क्या पता। तो एलओपी का पद या कोई भी वैसा ही संवैधानिक moment है, पद, वैसा ही moment है, मैंने कहा वो हो गई क्या? थोड़ा सा है। तो मैं खूबी तो यही मानता हूं कि इतनी हार के बावजूद राहुल गांधी का आत्मविश्वास बना आप बताइए। आई थिंक मैं भी इसी के आसपास रहूंगा। वैसे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा है अभी तक, जैसे मैं बार बार उनके अटेंडेंस के बारे में कहता हूँ, कोई पद न लेना, तो मतलब वो इतना सबके बाद भी झेपे नहीं कि भाई मतलब लोग कोई चढ़ा दे रहे हैं मुझे कि मैं 44 पे नहीं झेपा, मैं 52 पे नहीं झेपा, 99 पे आके भी वो इतने आत्मविश्वास के साथ हैं कि मैं जीत चुका हूँ। वैसी बॉडी लाइन दिखाना, क्या आप खूबी बता रहे हैं या भेगो भेगो के दे रहे हैं क्या? नहीं मतलब वो बड़ा अटपटा है मेरे लिए, लेकिन हाँ शायद वो खूबी जैसा लगे कि भाई कोई आदमी इतना रेजिलियंस नहीं, है, मैं अगर खूबी मुझे के तौर पर रेजिलियंस, इतना रेजिलियंस है, रेजिलियंस शब्द। मैं खूबी के तौर इतनी पर हार बता के रहा बाद भी वो आदमी है, खड़ा है। अब आप बता दीजिए। नहीं, मैं आपने तो तो बड़ा नजदीक से देखा राहुल जी। मैंने नज़दीक से देखा है और इसीलिए मुझे पता है कि अब जो ये अवतार बताया जा रहा है ये कुछ दिनों तक चलेगा और इसके बाद जो है असलियत सामने निकल कर भी आएगी। क्योंकि क्या है कि देखिए, एक तो एक आध खूबी तो बताइए। नहीं, खूबी ऐसा मैं- भी क्या है, मतलब ठीक मैं है। एक तो मैं खूबी बता सकता हूं कि तीसरी बार अटेम्प्ट करने के बाद एलओपी के पद पर वो आए तो उन्होंने परसिस्टेंस दिखाया। परसिस्टेंस हालांकि रेजिलियंस, persistence। नहीं, परसिस्टेंस बड़े है, शब्द। परसिस्टेंस है कि प्रधानमंत्री के लिए वो परसिस्ट करते रहे और एलओपी तक पहुंचे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये खूबी है और उसमें भी वो संतुष्ट है, उसमें भी उनको एक जीत नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है या एक अच्छा माइंडसेट है कि प्रधानमंत्री नहीं बने तो चलो एलओपी ही बन गए तो उसी में खुश रहे। चलिए तो बड़े बड़े मैं- शब्द हैं, हर तो हाल ये भी में मानिए खुश। कि हर हाल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो गए। रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या बोला था? परसिस्टेंस। बस एक बात है, लेकिन ना- ये परंपरा प्रतिष्ठा और वैसा ही हो गया। लेकिन ऐसा है ना कि हम लोगों ने सब में मिला के टीवी पे बात कर करके इतना बार नीचे रखा है ना, इतना बार नीचे रखा है कि कुछ भी कर दें तो बस ताली, अरे वाह। नहीं मतलब देखिए, राहुल इसमें गांधी लेकिन- सड़क पे निकला है। नहीं नहीं, इस बार आप चुनाव में इसके- ऐसे LOP मत बन कहिए। गए। इस बार ऐसे मत कहिए शांतनु जी, थोड़ा तो मतलब ये ठीक फिर भी नहीं देखिए, है। मतलब देखिए पार्टी 10 का साल ग्राफ उठाया है। इस चुनाव को ठीक है, हम अगर वही जब है, अगर वही दूसरी- लग रहा है, बार बार दूसरी समीक्षा करेंगे तो हम बिल्कुल बहुत सी चीजें होंगी आलोचना की, लेकिन इस चुनाव को राहुल गांधी ने जिस तरह से ड्राइव किया है उसके लिए तारीफ राहुल गांधी की करनी होगी। जब उसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे तब हम बात करेंगे वो मुद्दे कितने सही थे, झूठ थे या क्या है, लेकिन जो ड्राइव किया है वो ड्राइव तो राहुल गांधी ने किया है। एक्चुअली एक बात अगर आप इसको गहराई से देखें तो अभी तक उनकी पार्टी के पास 44 या 52 सांसद थे और वो सारे सांसद उन्होंने एग्री या एक्सेप्ट कर लिया था कि पारिवारिक ये हमारे नेता है तो ये जो कहते हैं सही गलत हम इसको मानते हैं। अब इन पे जिम्मेदारी मान लीजिए उनके अलायंस में फिर भी 190-200 जो भी है, कभी कोई हटेगा कभी कोई साथ आएगा, तो इतने सांसदों को साथ में लेकर चलने की है।
माइंड यू, ये पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी को बर्डन ऑफ ऑपोजिशन भी कैरी करना पड़ेगा। केवल मेरा व्यू और मेरे परिवार का व्यू नहीं चलेगा, अब उनको अलग अलग व्यूज को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। जितना हम लोगों ने बहुत डिस्कशन इस पे किए कि प्रधानमंत्री कोलिशन चला पाएंगे, पर क्या हमने इस बिंदु पर चर्चा की कि क्या राहुल गांधी समूचे विपक्ष की आकांक्षाओं को साथ में ले जाएंगे? इसी पे आपसे पूछना चाह रहा हूं अगेन, बिकॉज आपने उनको देखा है नजदीक से, आप कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं राहुल गांधी को। तो अभी तक हम ये देखते थे, इलेक्शन हो गया पूरा, उसमें फैसले, टिकट बंटवारा, फलाना ये सब राहुल गांधी बहुत कीनली उसमें जुड़े हुए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पार्टी कर रही थी, कुछ एक बड़ी चीज़ों को आप छोड़ दें तो इसके अलावा हमने अचानक ये देखा कि जब ये स्पीकर वाली बात चली कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली बात, तो राहुल गांधी अचानक सामने आए कि अरे कल राजनाथ जी ने खड़गे साहब को फोन किया था और उसके बाद कॉल बैक नहीं किया, ये हमारे नेता का अपमान किया। ये उस वक्त ये लगा कि अरे इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग में राहुल गांधी खुल करके आए सामने। अभी तक पॉलिटिकल बातों में, एक्सचेंजेस में राहुल गांधी नहीं रखते थे अपनी बात, लेकिन यहां राहुल गांधी ने लीड ली। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, वो मोमेंट आप कब मानते हैं राहुल गांधी का आता है कि तुम हटो, मैं देखता हूं, I'll deal with them? मुझे लगता है कि वो तो मोमेंट इसलिए वो नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वो पूर्ण तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं, और जो उनका अभी वो अभी भी नहीं है। नहीं, वो अभी भी नहीं है। ये तो देखिए, अगर आज एलओपी की पोस्ट को वो नहीं स्वीकारते या नहीं लेते इसको, तो लोग कहते कि ये जिम्मेदारी अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि अगर उनको डिफॉल्ट पोजीशन उनका देखा जाए तो वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो क्रेडिट जरूर लेना चाहते हैं जब जीते, तो अगर सीटें बढ़ जाए तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर हार के लिए किसी और को आगे करना है। मुझे इस बार ऐसा लगा वो कि उनकी बातों से ऐसा लगा मैन इन चार्ज। नहीं, एक सेकेंड, राजनाथ जी और खड़गे जी के बीच की बात, इसको सार्वजनिक करना, ये मैन इन चार्ज का काम है। बिल्कुल है, ये अपरिपक्व बिहेवियर है। Again. जब उन्होंने लीड भी ली, जो आप कह रहे हैं, जिस दृष्टि से आप इसको पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से जो राजनीतिक एक रवादारी होती है उसको तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि वो अपरिपक्व है। ये अपरिपक्वता का निशान है। अच्छा, एक सेकंड, ये बात पहले भी हमारे बीच में, लेकिन ये कौन आदमी कर सकता है ऐसा जिसके पास ये करने की अथॉरिटी हो, जो अपनी पार्टी में, राजनाथ जी उनकी पार्टी में नहीं, राजनाथ जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी पार्टी में खड़गे जी पार्टी के प्रेसिडेंट है, अपने पार्टी प्रेसिडेंट की बात सार्वजनिक जो कर सकता है वो वही कर सकता है ना, जिसके पास वो अथॉरिटी है। नहीं, ये थोड़ा सा ये ठीक वो बात किसी नहीं मायने में अपने प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। नहीं, फिर यही हुआ ना कि हम और ऑर्डिनेंस फाड़ देंगे तो अथॉरिटी नहीं होती, एरोगेंस, अथॉरिटी नहीं है ये तो आपको अथॉरिटी को डिमीन करना है। अरे जब खड़गे साहब ने उनको वो अथॉरिटी दे रखी है तो मैं और आप कौन होते हैं? ये संभव नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उस वक्त तो ये एलओपी भी नहीं थे, तो अधिकार नहीं बनता है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को ये सीखना पड़ेगा या उनको अपने आसपास के कुछ लोग तैयार करने पड़ेंगे। ठीक बात है कि ये मैंडेट ऐसा है कि किसी की ब्रूट मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उनकी भी इतने सांसद नहीं है, और अगर ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो उनका नंबर तो 99 है ना। अगर बीजेपी का नंबर 240 है तो उनका नंबर 99 है, तो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो राहुल गांधी को अब अपने आप को इस भूमिका के लिए तैयार करना है, और हो सकता है समय के साथ बहुत से लोग तैयार होते, हो सकता है वो भी तैयार हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति। इसका डेंजर पता क्या लगता है, अब ये बहुत सारी मीटिंग्स में बैठेंगे, सीबीआई डायरेक्टर का जब चयन होगा, सीवीसी का होगा, लोकपाल का होगा, इलेक्शन कमिश्नर का होगा, ठीक है। अब मैं आपको जीएसटी का उदाहरण देता हूँ। जीएसटी काउंसिल में सारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और कोई भी जीएसटी का जो रेजोल्यूशन है उसमें वोटिंग तक नहीं हुई, नहीं सारे सर्वमति से पार होगा। ये बाहर आकर थे गब्बर सिंह टैक्स, क्या इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं करी थी जिनके पार्टी के। अभी ऐसे करेंगे, वहां जाके कुछ बोलेंगे और बाहर आके इमेच्योरिटी से कुछ बोलेंगे और पॉलिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि इनको देखिए नहीं, वो तो फिर बात खून लग गया है, इनको खून लग गया है कि मेरा झुंड बिक रहा है। अब अगर ये अंदर कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, तो उस मीटिंग में दो आदमी और है ना, एक प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरे भी तो वो आके बता देंगे। जीएसटी किसी मीटिंग में कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा और बाहर आके उनका गब्बर सिंह टैक्स। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है वो सब ऑन रिकॉर्ड दर्ज होता है, उसके मिनट्स होते हैं, और बाकायदा बहुत, जिसको कहें ना कि उन मिनट्स का बड़ा महत्व होता है। तो अगर राहुल गांधी इस पर गब्बर सिंह टैक्स बोलना या इस तरह कोई, वो पॉलिटिकल नैरेटिव। अच्छा, आप राहुल गांधी से क्या एलओपी के तौर पर आप वो नैरेटिव नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी से, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, आपसे पूछ रहा हूं, आप राहुल गांधी से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? पहले हमें उस पर क्लियर हो जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सबको मेल मिलाप, एक मेल जोल करने वाली राजनीति वो करेंगे, अकोमोडेशन वाली राजनीति करेंगे, कि भाई सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चलो, केवल टकराव मत ढूंढो। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपको डिफाइन करता हूं, केवल टी शर्ट से कुर्ता पहनने से राहुल गांधी स्टेट्समैन या नेता नहीं बनेंगे। राहुल गांधी को ये
सोच से बाहर आना पड़ेगा कि केवल मेरे परिवार का अधिकार है इस देश के संवैधानिक पदों पर, और उनको नरेंद्र मोदी को तीसरी बार का प्रधानमंत्री स्वीकारना पड़ेगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं। कोई लाइट बंद कर दे रहा है, कोई कह रहा है कि मैं एक शुभकामना भी नहीं दूंगा प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। मैं बाकी सब छोड़ दो, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, एलओपी हो या ना हो, क्या उनका दायित्व नहीं था इस लोकतंत्र के मर्यादा को रखने के लिए कि वो एक विश तो करते? वो विश का कोई ये नहीं है कि बीजेपी को उनके विश के बिना सरकार नहीं बना और ना आप जबरदस्ती करवा सकते हैं। नहीं, पर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जो हम लोग देखते, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है या कंटिन्यूएशन ऑफ पावर होता है, उसमें लीडर जो ऑपोजिशन का होता है वो हमेशा कहता है वी फॉट द बैटल, बट चलिए आप जीते, आप चलिए, हम आपको मुझे देखना पड़ेगा राहुल गांधी को एलओपी बनने पर आपकी पार्टी में कितने लोगों ने बधाई दी है? नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैंने तो दी है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से बुलवा लीजिए, आप कल उनको बुला लेना। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझे प्रधानमंत्री विश करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इलेजिटिमेट इलेक्शन हुआ। वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम में से ओटीपी नहीं गायब हो गया, तो ओटीपी। खैर, मैंने जो सवाल पूछा था आप राहुल गांधी से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मैं तो उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो जैसे आपने शब्द का रवादारी वाली कोई बात करेंगे। वो कन्फ्रंटेशनिस्ट हैं, बिल्कुल वो कन्फ्रंटेशन ही करते आए हैं पिछले 10 साल से, Confrontationist और वो अभी भी वही करेंगे। वो निहिलिस्ट है, वो निहिलिस्ट है। ये शब्द सुना है। निहिलिस्ट वो होता है, कन्फ्रंटेशन तो बोला किसने था देखिए निहिलिस्ट? टकराव होता रहता है। निहिलिस्ट वो होता है जो आग लगा दे सिस्टम में, बता दिए वो आग लगा के चले जाते। आपके शो में दिलीप मंडल ने बताइए। निहिलिस्ट। नहीं, मैं इन्होंने जो बोला, आपने, मैं ये नहीं कह रहा आपने उनसे मैं देखता हूं, मैं रोज रात को आपका शो देखता हूं। आपने हो सकता है उनसे पहले बोला हो। नहीं, याद आया, मैंने कहा सुना है, क्योंकि बड़ा उनसे बोरो भी कर सकते हैं, थोड़ा वैसा शब्द है ना। निहिलिस्ट वो होता है जो सब बर्बाद कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया जला देंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो ये वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी है। अगर मैं नहीं तो सिस्टम ही नहीं, पूरा देश ही नहीं। ये इंदिरा जी की भी तो सोच थी ना, इंडिया इज इंदिरा, इमरजेंसी लगा दो, मैं प्रधानमंत्री रहूंगी, वरना तो इमरजेंसी लगेगी। अगर उनको ये लगता है कि ये तो पहले ही सब बर्बाद कर चुके हैं, जब तक इनको हटाएंगे नहीं तब तक कुछ बचेगा नहीं, इसलिए मुझे लड़ना है। राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो उसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा तो यह है कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं की उम्मीद करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश को जिस संविधान की कॉपी जो कोट पॉकेट बुक लहरा रहे हो, तो उसका जो मूल संस्करण है वो ढेर सारी चीज़ों की बात करता है। इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हमारे राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को कैसे व्यवहार करना है, और बाकायदा इसकी पुस्तक है, उसको लेकर राहुल जी को पढ़ना चाहिए कि लोकसभा में क्या क्या मर्यादाएं होंगी एक सांसद के तौर पर, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, किस सेक्शन में, किस में कहां कहां क्या करना है, वो सब उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि 20 साल के सांसद हैं तो करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। राहुल गांधी आज यहां पहुंचे जहां से हैं, वो उनको कन्फ्रंटेशन की ओर ले जाता है, बिल्कुल वो उनको एनार्की की तरफ ले जाता है। अब कन्फ्रंटेशन के बाद एनआरकी बहुत दूर आता है, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, एनआरकी से ही ये चुनाव यहां तक पहुंचा है। अगर एनआरकी नहीं होता, अराजकता, तो आप विशुद्ध अराजकता, आप अचानक कह लगते हैं चौकीदार चोर है। अगर एनआरकी नहीं होती तो जिस कानून से देश के किसी भी मुसलमान की कोई नागरिकता नहीं जाने वाली थी, अभी भी नहीं गई, लागू हो गया है। उसके लिए राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी, उनके साथ के सारे झूठ बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं उन्होंने झूठ बोला, लेकिन मैं इसमें एनआरकी नहीं ढूंढ सिर्फ पा रहा। आप जो झूठ कहेंगे तो आप उसको देश में कितने बड़े दंगे हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ झूठ करें तो उसको, उस डिग्री को आप नहीं देख रहे हैं। आप सोचिए, असम से लेकर और हमारे शहर प्रयागराज, इलाहाबाद तक सब जगह शाहीन बाग बन गया था, और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ झूठ भर था। झूठ इस तरह से बोला गया कि वो अराजकता में बदला। इस बार का जो पॉलिटिकल गेन है वो भी तो वही है ना, संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव मोदी नहीं कराएगा, मोदी आ गया तो चुनाव नहीं कराएगा। क्या ये सच है? ये झूठ है, लेकिन झूठ को अराजकता की हद तक ले नहीं, लेकिन मैं क्योंकि पीछे सोच रहा हूं, 3-4 साल पुरानी बात हो गई, 2020 की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता सीएए के एजिटेशन को, एंटी सीएए के एजिटेशन को कांग्रेस पार्टी ड्राइव कर रही थी। अरे कहा उन्होंने तो जाकर बकायदा लखनऊ में राइटर्स के प्रदर्शन किए, उनके छोड़िए ना, समर्थन में। उनके नेता पकड़े गए, उनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई, और जहां जो शाहीन बाग का पूरा कार्यक्रम था उसमें उस वक्त के कांग्रेस जा रहे थे सब, मैंने कहा ड्राइव कर रही थी, लीड कर रही थी, कोशिश कर रहे थे, जहां होगा वहीं तो ड्राइव करेंगे, लेकिन ड्राइव किया उन्होंने, उनके नेता सारे शामिल थे उसमें।
ऐसा नहीं कि नहीं किया। और डायरेक्टली नेता नहीं तो योगेंद्र यादव जैसे जो और उनके करीबी है वही थे सोनिया उसमें। सोनिया जी का उस वक्त का बयान मुझे ठीक ठीक नहीं याद है, सड़कों और अभी पर। तो डर लगता है ना, क्योंकि वो कहीं राज्य सरकार से आ जाएगा, पता लगा कॉफी पर आप कुरुक्षेत्र अगला अजीत भारती बन जाओगे बीच आप। में ही उठा ले गए। हाँ। तो खैर, अरे शुभ शुभ बोलिए। और मतलब हमारा तो ऐसा कोई वो सिस्टम भी नहीं कि हमको कोई बचा लेगा, लेकिन उस वक्त ये कुछ ऐसी ही सड़क पर आने की बात की गई थी। मुझे एग्जैक्ट चलिए खैर, anyway, आपने कहा वो कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट से एनार्किस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हाँ, जो अच्छा ये नहीं है। खतरा है। मैंने दोनों पहलू बताए, एक लोकतांत्रिक परंपराओं का Final निर्वहन comment। और दूसरा ये। देखिए मेरे हिसाब से उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा हाई है उनके पिताजी राजीव गांधी वीपी सिंह के अगेंस्ट में लीडर ओपोजिशन रहे, उनकी माताजी सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में रही। अगर विपक्ष के नेता देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज सब रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा हाई है। अब ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएं तो उनके लिए बड़ी बात है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, वो संसद में आए, संसद के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, उसमें क्वेश्चन पूछें, उसमें डिबेट करें। एक चीज उनको पता लगे, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। उनको नहीं मालूम है। लेकिन आज तक तो पेश कर सकते थे, 20 साल में एक नहीं कर सकते। अगर किसी से कंपैरिजन करें, छोटी बातें इसमें केवल एक वाक्य मैं कह सकता हूँ, अगर समय हो तो एक वाक्य। तो अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री बताइए सब क्या मैं एक वाक्य- शांतनु जी जो है ना, एक तरफ तो क्या क्या कह रहे हैं और दूसरा राहुल जी प्राइवेट में, ठीक है भाई, लोग डाल देंगे, उनके मन में जो आएगा। मैं उनके पास वो लोग राजा- हैं हर काम करने के लिए। सौरभ वही जी, तो, एक राजा वाक्य बने केवल- रहेंगे तो राजा बने। एक वाक्य केवल कह सकता हूं। हाँ जी, एक ही वाक्य का समय एक ही वाक्य का समय है। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने या हम सांसद बनते तो हम बोलते हैं हम देश के प्रति कृतज्ञ हैं, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी के लायक समझा। राहुल जी के थॉट प्रोसेस ये है कि देश कृतज्ञ महसूस करे कि मैं एलओपी बना हूं, देश को कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए कि मैं सांसद बना हूं। ये अंतर है सोच में। जिस दिन ये सोच में अंतर बदल जाएगी राहुल जी की और वो मानेंगे कि देश के प्रति वो कृतज्ञ हैं, तब सारी चीजें सुलझ जाएगी। ठीक है। और अब अच्छी बात, आप राहुल गांधी जी में मुझे क्या बता पाए थे पूरे एपिसोड में? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। PM के लिए- आदमी जो है डटा हुआ है, लगा हुआ है। हाँ, पर एक किसी काम। और चीज के लिए लगे हुए थे, कहीं और पहुंचे। ठीक है, चलिए क्या, ठीक है। एक आखिरी शेर और पढ़ दूं? पढ़िए। हाँ, पढ़िए। देखिए, बब्बर शेर है ये, बब्बर शेर है राहुल क्या जी। ना, बड़े कि शेर सामने हो, मार दिया हो तो मार दीजिए। एक वो भी जोक है ना, अब क्या होगा, जो शेर सामने आएगा तो क्या वही करोगे? करेगा। जो करेगा शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे? वैधानिक यार आपके लिए एक शेर बस। शेर। इसमें भी ये नहीं अब किस तरफ जा रहा है ये मत सोचिएगा, या आप सोचिएगा किस तरफ जा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बता में दीजिए। लिख दीजिए। राहत इंदौरी साहब का शेर है ये। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। क्या बात है। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं खानदानी तो दुश्मन इसमें तो मिलाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं। खानदानी ये वाला तो दोनों पे जाएगा, दोनों पे जा सकता और जम के होगा। शहजाद पूनावाला, बहुत शुक्रिया आपका आज बहुत कॉफी पर धन्यवाद कुरुक्षेत्र में आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका भी। शांतनु जी बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम लोग 6 बजे। व्यूअर्स, कल 6 बजे मुलाकात होगी विदाउट रिमोट। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। आगे देखिए नीट पेपर लीक का प्रिंसिपल कौन निकला।